डीएवी स्कूल की फुल फॉर्म क्या होती है डीएवी की? आप राष्ट्र, राज्य और राष्ट्र राज्य इन तीनों में विभेद कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि आर्टिफिशियल एम्ब्रियो हम बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है ऐसे ह्यूमन जो है एक फैक्ट्री उत्पाद में बदल जाएगा? तो ये बताइए कि साउथ एशिया में कितने देश हैं भारत को मिलाकर? टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है? May I come in, sir? Yes. Thank you, Please sir. come. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, ma'am. afternoon. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. So you are Mr. Ritik Arya. Your medium for the interview is Hindi and for the mains? हिंदी सर। हिंदी। तो ऋतिक, इससे पहले कि हम आपसे पूछें, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर जैसा कि मेरा नाम सर ऋतिक आर्या है, मैं उत्तर प्रदेश के सर झांसी जिले का निवासी हूँ। मैंने 2023 में अपना एमए पॉलिटिकल साइंस में किया। वर्तमान में मैंने दिसंबर 2024 से अपना पीएचडी स्टार्ट किया है और खाली समय में मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और साइंस फिक्शन मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखना है। सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू है। ठीक है, तो पीएचडी का टॉपिक क्या है आपका? सर जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो सर टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ है, बट मेरा जो सर इंटरेस्ट है वो इंडिया की जो साउथ एशियन डिप्लोमेसी है उसमें जो इंक्रीजिंग चाइना फैक्टर है उस पर है सर। नहीं, मैं इस सेंटेंस का मतलब समझ नहीं पाया कि अभी अभी ज्वाइन किया है, टॉपिक फाइनल नहीं हुआ। जी सर। जहाँ तक मैं जानता हूँ पीएचडी ज्वाइन करने का मतलब है कि टॉपिक फाइनल हो चुका है। सर जैसा कि सर जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में प्रावधान है सर कि इसके बाद एक प्रोफेसर्स की मीटिंग होती है, फिर उसमें रुचि बताई जाती है, उसके बाद सर वो डिसाइड करते हैं कि आपके क्या टॉपिक है ऐसा देख के। आपके पास जीआरएफ भी है? जी सर। अच्छा, वो कब हुआ था? सर 2023-24। ठीक है। ऋतिक, ये बताइए कि आपके नाम का मतलब क्या है? सर एग्जैक्ट मीनिंग तो सर मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने गूगल किया था, उसमें मजबूत और शक्तिशाली आया था। ऋतिक का मतलब, और रित क्या होता है? रित जैसा सर वेदों के टाइम जिक्र मिलता है, लेकिन सर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ सर अभी। अंदाजा लगाइए। बहुत महत्वपूर्ण धारणा है रित की, बहुत ही महत्वपूर्ण। सर अभी नहीं सोच पा रहा हूँ सर। ऋतु क्या होती है? ऋतु सर मौसम से संबंधित होती है सर। ऋतु और मौसम, जलवायु सब समानार्थक शब्द हैं या अंतर है इनमें कुछ? सर जलवायु सर लंबे समय के लिए जो मौसम का योग होता है उसे माना जाता है, और मौसम किसी विशेष परिस्थिति में माना जाता है सर। ठीक है। और मौसम, ऋतु? सर ऋतु का एक ड्यूरेशन होती है कि 4 मंथ की, बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु सर। भारत में कितने ऋतुएं हैं? सर भारत में मेजर सर 4 हैं सर। 4 हैं? हमने सुना है कि 6 ऋतुएं होती हैं हमारे देश में। जी सर, अगर शरद और बसंत को भी जोड़ दिया जाए सर। हाँ, तो क्रम से बताइए और महीना बताइए साथ में। जी सर। सर ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। ग्रीष्म के बाद सीधे शरद? सॉरी सर। शरद कब होती है? शरद का मतलब क्या होता है? शरद शीत ऋतु से सर जस्ट पहले माना जाती है। ठीक है, चलिए। ग्रीष्म हुआ, शरद हुआ, शीत हुआ, बसंत सर, सर अभी फिर ग्रीष्म आ गई। सॉरी सर। अरे ठीक है। आप आर्य लिखते हैं तो आर्य समाज से जुड़े होंगे जरूर? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आर्य लिखने का मतलब कुछ और भी होता है? सर जिस क्षेत्र से सर मैं आता हूँ, तो सर जो हमारी सर कैटेगरी होती है तो उसमें सर कई लोग लिखते हैं, तो सर उसमें मतलब मैंने पिताजी से ही लिया है सर। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पिताजी आर्य समाज को मानते होंगे शायद, तभी तो आर्य लिखते होंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है? वैसे आर्य समाज क्या चीज़ है? जैसा कि सर आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, और ये मेजर सामाजिक आर्थिक जो सामाजिक और धार्मिक सुधार चल रहे थे उसी क्रम में हुई थी। और एक ऐसा भी देखा जाता है कि जो आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन वगैरह भी चले हैं, जिससे कि लोग वापस वेदों की ओर लौटें और अपने सनातन संस्कृति के संबंध में सर। आर्य समाज के कुछ सिद्धांत माने जाते हैं, 10 सिद्धांत। जैसे हमने यहूदियों के देखे 10 कमांडमेंट्स होते हैं, ऐसे आर्य समाज में भी 10 सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं। कोई 2-4 सिद्धांत बता सकते हैं आप? सर जैसा कि सर नंबर 1 प्रावधान सर वेदों को महत्व देते हैं। नंबर 2 सर वो क्या कहते हैं सर, एकेश्वरवाद मानते हैं। ठीक है। और नंबर 3 सर वो कर्मकांड को नहीं मानते हैं सर। ठीक है सर, अभी यही सोचना है। बहुत बढ़िया। और डीएवी स्कूल की फुल फॉर्म क्या होती है डीएवी की? सर अभी नहीं। कोई बात नहीं, वो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे पूछा। सर आप? थैंक यू। ऋतिक, आपका ननिहाल हमीरपुर है। जी सर। हमीरपुर का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सभी पहलुओं में बताएं। सर मुझे सर ऐसा कुछ अभी आइडिया नहीं सर इसके बारे में। सर ननिहाल के प्रति श्रद्धा भाव कम लग रहा है। सर
जो ननिहाल है सर, हमीरपुर उसका ज़िला है सर, उसकी तहसील सर राठ है। तो राठ में कुछ शासक हुए हैं जो वहीं मतलब गढ़ के शासक माने जाते थे, लेकिन सर उसमें मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। लेकिन जैसे कि महोबा से उसकी संस्कृति काफ़ी मिलती जुलती है, जो राठ वाला एरिया है। जैसे कि आला उदल से सर संबंध सर ज़्यादा है सर। ठीक है, ननिहाल और नौनिहाल में क्या अंतर है या क्या समानता है? सॉरी सर, ननिहाल तो सर जानता हूँ, नौनिहाल सर सुना, ये शब्द सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। नौनिहाल सुना नहीं है? अच्छा, ठीक है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई थी दावोस में जी सर, 20 से 24 जनवरी तक। वहाँ पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था जिसका शीर्षक था टेकर्स नॉट मेकर्स। नज़र में आई है ये बात? उसकी काफ़ी चर्चा चल रही है। सर मैंने ये रिपोर्ट तो नहीं सुनी थी, लेकिन जैसे कि जो उसमें भविष्य में जॉब को लेके आई थी, एआई की रिपोर्ट देखी थी सर मेजर मैंने सर। इस रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि विश्व में विषमता लगातार बढ़ रही है, गरीबी लगातार बढ़ रही है। तो खासतौर पर गरीबी के समस्या पर, विषमता पर, उपनिवेशवादी शोषण पर इसको रेखांकित किया गया। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो औपनिवेशिक शोषण आप पढ़ते ही रहते होंगे। आजकल विश्व व्यवस्था में किस प्रकार का उपनिवेशवाद जारी है, उसको क्या नाम दिया गया है? सर जो अब उपनिवेशवाद है सर, वो नया सर रूप में आ रहा है, मार्केट के रूप में सर। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सर, उनके रूप में आ रहा है। अभी सर मैं एग्जैक्ट टर्म याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर मेजर कंपनियों के रूप में आ रहा है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं वो अपना इंपीरियलिज्म बाया कंपनीज जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं उनके द्वारा फैला रही हैं सर। अंग्रेजी में कुछ लोग कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म और एक होता है न्यू कॉलोनियलिज्म, NEO और NEW, नियो और न्यू। इसमें बारीकियां क्या हैं, क्या फ़र्क है दोनों में, नियो कॉलोनियलिज्म और न्यू कॉलोनियलिज्म? सर एग्जैक्ट सर आइडिया नहीं है सर। कोई बात Sorry. नहीं, कोई बात नहीं। अमेरिका कई UN के विशेष एजेंसियों से अपना हाथ खींच रहा है। जी सर। इससे क्या लगता है कि अमेरिका की पकड़ या कंट्रोल विश्व में इंडिविजुअल कंट्रीज़ पे बढ़ जाएगी कि घट सकती है? सर जैसा कि सर अमेरिका का रहा है कि अमेरिका मात्र सुपर पावर अपनी शक्ति के द्वारा भी नहीं, विचारधारा को फैला के भी है। तो सर ऐसे में जब वो सर अपने WHO से हाथ हटाता है या क्लाइमेट एक्शन से अपने हाथ को पीछे करता है, तो ऐसे में सर कहीं ना कहीं जो उसका एक वैचारिक रूप से प्रभाव बढ़ता था सर, वह तो सर कम होगा सर, जैसा कि अभी दिखता भी है सर। क्योंकि पहले सर मिडिल ईस्ट में भी मिडिल ईस्ट में भी सर अमेरिका को लेकर सर जैसा कि प्रॉब्लम्स दिखती हैं, और या जो ईस्टर्न कंट्री हैं यूरोप की सर, उनमें भी समस्या दिखती है। तो सर कहीं ना कहीं कम तो होगा सर। कोविड के प्रबंधन में WHO की भूमिका की आलोचना कई लोगों ने की है। उसमें ट्रंप महोदय ने ज़्यादा तीखी आलोचना की थी, और वो अमेरिका के भी वो जो कोविड समर्थक समूह है उसकी आलोचना वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ कोविड के कुप्रबंधन के चलते ट्रंप नाराज हैं WHO से, या अन्य कोई कारण है? जैसा कि सर उन्होंने का सर जो WHO को लेके है सर, वो मेजर उनका सर अन्य कंट्रियों को लेके होता है, कंट्रीब्यूशन को लेकर उनका ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे सर इनकी ट्रंप की सोच भी है, क्योंकि वो प्रो बिजनेसमैन राष्ट्रपति ज़्यादा माने जाते हैं, तो हमेशा उनका इकोनॉमिकल फैक्टर आगे रहता है। ऐसे में सर जैसा कि उन्होंने अभी बताया अभी कि चाइना 1.4 बिलियन की जनसंख्या होने के बाद भी बहुत कम योगदान देती है, और अमेरिका लगभग $500 मिलियन का योगदान देता है। तो सर ऐसे में उनका मेजर से इकोनॉमिकली होता है, और फिर वो उसको सर घेरने के लिए कभी कोरोना या कोई अन्य चीज़ें बताते हैं सर। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी का महत्व बढ़ता जा रहा है और उसकी प्रासंगिकता भी है। आपको लगता है कि भारत को हरित अर्थव्यवस्था के विकास में वही सब योगदान करना चाहिए जिसकी अपेक्षा पेरिस एग्रीमेंट में है, या अपने एक स्वतंत्र चिंतन विकसित करना चाहिए? सर जैसा कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद सर इंडिया ने नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन जो अपने बताए, उसके साथ साथ सर हमें एक सर देसी भी देखना पड़ेगा कि सर हमारे पास एक देशी संस्कृति भी होती है जो पर्यावरण के साथ सर काफ़ी लगाव के साथ काम करती है, जैसे कि जनजाति संस्कृति में भी दिखता है। तो सर कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक मार्ग भी हमें अपने साथ अपनाना चाहिए जो हमारा देसी और मॉडल हो और उसी के साथ सर काम करे सर। ठीक है, तो हमें ट्रंप महोदय के उस फैसले का स्वागत करना चाहिए जिसमें उन्होंने पेरिस समझौते से अमेरिका को वापस लेने का बात की है, या उसके प्रति तटस्थ रहना चाहिए, या उसकी आलोचना करनी चाहिए? सर विदेश नीति में सर सब चीज़ सर राष्ट्रीय हित से देखी जाती है, तो आलोचना करने से अच्छा है सर हमें तटस्थ रहना चाहिए। लेकिन सर यह एक सांकेतिक रूप से कहना चाहिए कि गलत है सर, डायरेक्ट ना कह के सर। तो आप स्पष्टता नहीं है आपकी नीति में, तटस्थ रहें कि आलोचना करें? अब आलोचना का तरीका प्रकट और प्रच्छन्न दोनों हो सकता है। जैसा कि सर इंडिया बात करता है सर एक ग्लोबल गवर्नेंस की, और एक चाहता है कि दुनिया में एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करे, तो ऐसे में सर कहीं ना कहीं सर सांकेतिक रूप से जो विदेश नीति में होता है कि हम आलोचना भी कर दें और डायरेक्ट लगे भी ना, सर वह तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर।
ऋतिक जी, आप राष्ट्र, राज्य और राष्ट्र राज्य इन तीनों में विभेद कर सकते हैं? राष्ट्र नेशन, राज्य स्टेट और राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट। सर राज्य का जो कॉन्सेप्ट होता है सर, वो एक भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या को मेजर लेके होता है, जिसमें एक सरकार होती है। और राष्ट्र वाला जो कॉन्सेप्ट होता है सर, वो भावनाओं और सांस्कृतिक रूप से सर ज़्यादा बना हुआ होता है। और राष्ट्र राज्य की सर अगर बात करें तो वेस्टफीलिया संधि के बाद सर यह ज़्यादा देखने को मिला है इतिहास में। तो राष्ट्र राज्य में सर जहाँ पे एक भौगोलिक क्षेत्रफल भी हो, जनसंख्या भी हो और लोगों में एक जुड़े होने की भावना भी हो, वह सर राष्ट्र राज्य सर। फिलिस्तीन क्या है? फिलिस्तीन सर एक राज्य सर। और पाकिस्तान? पाकिस्तान सर एक राष्ट्र है सर। बिल्कुल कंफर्म है आप इस मुद्दे पे? चलिए थोड़ा इसे देखिएगा। जी सर। अच्छा ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वह परिवर्तित हो जाए और बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाए? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है, या नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? जी सर, जैसा कि अभी कुछ मीडिया में खबरें आई थी कि भारत सरकार दोबारा अपनी तटरेखा नापना चाहती है। अच्छा, कौन सा विभाग करता होगा ये काम? ये कौन डेटा देगा? सर मेजर शायद सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है सर। और मेजर सर काफ़ी बढ़ाने की बात हुई है, लगभग 7516 से लगभग 14,000 जाने की बात हुई। तो सर ऐसे में सर जो उनके सर रीजंस आए थे कि जो नए डाटे में हम सर कुछ तरीके से नापेंगे, जो इंडिया की तटरेखा में जैसे कि जो कोने टाइप के होते हैं जिनमें अंदर मतलब एरिया है फिर बाहर है, उसको सही से नहीं नापा गया था। अच्छा, तो तटरेखा के सहारे कौन कौन सी भू आकृतियाँ मिल सकती हैं हमको? अगर कोस्टल एरिया है तो तटरेखा के सहारे हमें कौन कौन से लैंड फॉर्म्स मिल सकते हैं? एक तो सर बैकलेस वाटर मिलता है सर, जो बैकलेस वाटर सर जो केरला वाले एरिया में मिलता है सर। क्या कहते हैं उसे? बैकलेस। उसे केरला में क्या कहते हैं? सॉरी सर, इसका पढ़ना पड़ेगा सर। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं आप? कुछ बताएंगे इसके बारे में? जैसा कि सर इसकी हाल ही में अभी IFSSR ने रिपोर्ट दी है, इंडिया में फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, लगभग 25% के सर पार कर गया है सर। तो सर मेजर सर इंडिया में जो अभी फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है उसमें डेंस फॉरेस्ट को लेकर चिंता आई थी कि सघन वाला जो एरिया है वृक्ष का वह नहीं बढ़ा है सर। तटीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वन सर। मैंग्रोव्स के बारे में क्या रिपोर्ट आई है इसमें? सर इसमें सर वो सीमित, मतलब उसमें कोई बड़ा नहीं है कि कम हो गए हैं? कुछ कम का आइडिया नहीं, शायद सेम ही है सर, 4992 किलोमीटर ही है, कम नहीं हुए। जी सर। आर्द्र भूमियों के बारे में जानते हैं आप कुछ? जी सर। आर्द्र भूमियाँ, कुछ ऐसी आर्द्र भूमियाँ बताइए जो दो देशों की सीमाओं के बीच हो। एक तो सर डेल्टा वन सर। आर्द्र भूमियों के नाम बता दें कुछ एक दो, जैसे भारत और चीन के बीच लद्दाख में कोई ऐसी झील है क्या? पैंगोंग सो। गुड। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है कि आप जो कि पॉलिटिकल साइंस है तो इसमें दो थिंकर्स हैं, एक है मैकियावेली और एक है कौटिल्य। आप मैकियावेली और कौटिल्य में किसको बेहतर मानेंगे और क्यों? सर मैं कौटिल्य के साथ जाऊंगा सर। क्यों? क्योंकि सर जो मैकियावेली का विचार दिखता है वो मेजर शासन कला को लेकर दिखता है कि राजा को ऐसे काम करना चाहिए, प्रिंस को ऐसे होना चाहिए, जबकि कौटिल्य जो बात करते हैं सर वो विस्तृत रूप में बात करते हैं। वो शासन कला के साथ साथ सर गवर्नेंस की बात भी करते हैं, भ्रष्टाचार की भी बात करते हैं, विदेश नीति की भी बात करते हैं। तो सर कौटिल्य सर ज़्यादा। तो क्या वर्तमान में भी कौटिल्य की प्रासंगिकता है, उससे हम उनकी कुछ चीज़ों को अपना सकते हैं वर्तमान की शासन पद्धति में? जैसा कि सर उनको राज्य को लेकर जो वेलफेयर स्टेट का विचार उन्होंने उस टाइम भी दिया था कि जनता सुखी है तभी सब सुखी हैं, एक तो सर वह है सर, जैसा कि संविधान में भी दिखता है। दूसरा सर जो गवर्नेंस को लेकर दिखता है तो उन्होंने जो भ्रष्टाचार को लेकर भी कहा है कि भ्रष्टाचार मतलब ऐसे हो जाता है जैसे कि किसी व्यक्ति के जीभ पर शहद रख दी जाए और पता भी नहीं चलता है। तो सर उस संबंध में सर ऐसे सर कर सकते हैं। तीसरा विदेश नीति में दिखता है जो मंडल सिद्धांत है सर। चलिए, गुड। थैंक यू सर। ऋतिक, आपको साइंस फिक्शन और वेब सीरीज पसंद है? जी मैम। तो आपकी कोई पसंदीदा फिल्म? जी मैम, इंटरस्टेलर मैम ज़्यादा पसंद है मुझे। क्या इंटरस्टेलर में क्या पसंद आया? उसमें साइंस की कौन सी अवधारणाएं हैं जिन्हें प्रस्तुत किया गया है? जैसे कि मैम उसमें नंबर 1 तो यह दिखा गया है कि पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर जीवन की खोज की बात हुई है। दूसरा यह भी दिखाया गया है कि अगर एक चिंता की बात है कि यदि हम पृथ्वी को गौर से नहीं देखेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि पृथ्वी रहने योग्य ना बचे। तीसरा उसमें बार्महोल का कॉन्सेप्ट भी दिखता है, जिससे यह माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है उसके 2 बिंदु उसके द्वारा उसमें दिखाए गए हैं कि जुड़े हुए होते हैं। क्या उसमें स्पेस टाइम डायलेशन के बारे में भी कुछ बताया गया है? जी मैम, उसमें 5 डायमेंशंस की बात की गई है
जिसमें एक डायमेंशन से और नहीं मानी गई है। क्या आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में भी उसमें कोई तर्क है जो बताया गया है? मैम ग्रेविटेशनल को लेके है, कुछ एनोमेटी वगैरह दिखाई गई है गुरुत्वीय सिद्धांत को लेके। ठीक है, आप ये बताइए कि आपने हॉलीवुड के फिल्म का नाम लिया, जी हाँ। बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है ऐसी जो साइंस फिक्शन पर आधारित हो? मैम मूवीज़ तो हैं, जैसे कि कल की आई थी अभी, वो साइंस फिक्शन पे ही आधारित है। क्या ऋतिक रोशन की कोई फिल्म थी जिसने सबसे पहले कुछ ऐसा दिखाया? जी मैम, क्रिस या क्रिश में तो सुपर हीरो की अवधारणा बताई गई थी। तो आपको क्या लगता है कि भारत में भारतीय समाज तैयार नहीं है साइंस फिक्शन? क्योंकि अगर हम देखें तो इक्का दुक्का, और वो भी बहुत कम लेवल पर मतलब दिखाया जाता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए समाज तैयार नहीं है। क्यों हमारे देश में अभी इस तरह की फिल्में नहीं बनाई जाती हैं या वेब सीरीज? जैसे कि मैम मेजर इसमें एक दिक्कत आती है फंडिंग की, कि जो हॉलीवुड्स मूवी होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा बजट होता है, जबकि इंडिया में पहले ऐसा था कि बजट इतना नहीं हो पाता था। दूसरी दिक्कत यही भी आती है कि इंडिया का एक जो वर्ग होता है, कई बार उसे हार्श कॉमेडी या थ्रिलर मूवी ज़्यादा पसंद आती है, कई बार साइंस फिक्शन के लिए तैयार नहीं होता है मेजर। लेकिन मुझे मैम दिक्कत लगी है फंडिंग की ज़्यादा लगी है, बजट की मैम। तो अगर हमारा टेम्परामेंट साइंटिफिक नहीं है तो क्या फिल्मों के माध्यम से ये पॉसिबल है कि हम उसे समाज को बेहतर बना सके, उनमें ज़्यादा साइंटिफिक सोच पैदा कर सके? मैम टेम्परामेंट साइंटिफिक तो मैम है, जैसे कि यूथ काफ़ी है इंडिया में, लेकिन यदि हम मूवियों का प्रयोग करें तो काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होती हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें ईजिली समझाया जा सकता है। जैसे कि एआई को लेके काफ़ी मूवीज अभी आ रही हैं, और एआई को लेके खतरे या अवसर को लेके ज़्यादा आ रही हैं, तो इनको ईजिली हम जनता में समझा सकते हैं बाया मूवी। अगर आपको, आपने क्रिश मूवी की बात की, अगर आपको सुपर हीरो बना दिया जाए तो कौन सा एक पावर होगा जो आप चाहेंगे कि आपके अंदर आ जाए? मैम कहीं भी जाने का। कहीं भी जाने का? टाइम ट्रेवल? टाइम ट्रेवल नहीं मैम, जैसे प्लेस ट्रेवल कि एक स्थान दूसरे स्थान। ठीक है, क्योंकि आपको साइंस में इतनी चीज़ें पसंद है तो मुझे बताइए कि आर्टिफिशियल एम्ब्रियो हम बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है ऐसे ह्यूमन जो है एक फैक्ट्री उत्पाद में बदल जाएगा? मैम आर्टिफिशियल एम्ब्रियो से मतलब मैम जो भ्रूण हम विकसित कर रहे हैं प्रयोगशालाओं में, और ऐसा बीते दिनों हुआ भी है, कुछ प्रयोगशालाओं में बनाए गए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता ऐसे कि ह्यूमन अगर फैक्ट्रीज में बनने लगेंगे, प्रयोगशालाओं में बनने लगेंगे, तो जो एक समाज का ताना बाना है वो इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा? क्या ये ज़रूरी है ऐसा करें? मैम जो इस चीज़ में मतलब इस टेक्नोलॉजी में बात आती है आनुवांशिकी में लेके, तो अभी एग्जैक्ट तो हम इस पर नहीं पहुंच पाए हैं कि एक जीवंत या एम्ब्रियो बना दें, लेकिन इसमें मैम काफ़ी मुद्दे जैसे दिखते हैं कि आप इसका प्रयोग कोई क्लोनिंग के लिए बना सकते हैं, तो इससे दिक्कत भी हो सकती है यदि मनुष्य की क्लोनिंग की जाए, जैसा कि चाइना में भी दिखा था जेंडर बेबी कॉन्सेप्ट में। इसके बाद मैम मेजर मुझे लगता है चिंता ही होगी, क्योंकि मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है, यदि उसके जैसा बना ही लग गया तो दिक्कत ही दिक्कत है मैम। ऋतिक, आपका पीएचडी का क्या विषय है, यानी कि किस थीम पे आप करना चाह रहे हैं पीएचडी? सर जो मेरी रुचि है सर वो इंडिया की जो साउथ एशियन डिप्लोमेसी है उस पर इंक्रीजिंग जो चाइना फैक्टर है उसके नेगेटिव। अच्छा, तो ये बताइए कि साउथ एशिया में कितने देश हैं भारत को मिलाकर? भारत को मिलाकर 8 देश हैं। अच्छा, ये बताइए कि कभी कभी हम देखते हैं कि कोई जो छोटे देश हैं, जैसे कि मालदीव्स के साथ ये मामला हुआ अभी। मालदीव्स के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हम छोटा देश हो सकते हैं, लेकिन कोई इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुली किया जाए। तो उनका इशारा किस तरफ है? सर अगर साउथ एशिया को सर मेजर देखें तो साउथ एशिया में प्रॉब्लम हमेशा आती है कि जब भी वहाँ चुनाव होता है इंडिया को मुद्दा बना के रखा जाता है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं साउथ एशिया के देशों में सर एक राष्ट्र निर्माण की समस्या दिखती है। तो इंडिया आउट कैंपेन हो या इंडिया के खिलाफ कोई भी बात हो, तो ऐसे में सर जैसे उनका इशारा इंडिया की तरफ ही था, लेकिन जैसा कि सर वो उनकी आंतरिक पॉलिटिक्स ज़्यादा थी सर। अच्छा, तो मालदीव्स में एक पॉलिसी फॉलो हो रही थी इंडिया फर्स्ट, और अब उन्होंने बोल दिया कि मालदीव्स फर्स्ट। तो आप बताइए कि क्या इसमें कुछ गलत है? सर यदि सर हम उनके नज़रिए से देखें, उनकी बात सही है कि हर देश बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से देखें तो कोई भी देश नहीं चाहेगा सर, इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि मालदीव किसी दूसरे के पाले में जाए, क्योंकि हमारे सर विदेश नीति में राष्ट्रीय हित सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको सर हम कोई भी सर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते सर। ठीक है, आप चाइना में भी आपका रुचि है, तो ये बताइए कि चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके नीति अपना रहा है भारत के खिलाफ। क्या है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? सर चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में सर वो मिलिट्री रूप से, स्ट्रेटजिक रूप से और बाया इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या भारत की भी कोई काउंटर नीति है? सर नेकलेस ऑफ डायमंड सर। अच्छा, इससे भारत क्या कर रहा है? सर हम
चाइना को काउंटर करने के लिए इस नीति के उसको भी उसके आगे से सर घेरने की कोशिश कर रहे हैं बाया संबंधों के द्वारा और स्ट्रेटेजिकली रूप से। अच्छा, तो ऐसा भी कहा जाता है कि चाइना बहुत सारे देशों को जो हमारे पड़ोस में हैं उनको काफ़ी पैसा दे रहा है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड दे रहा है जो कि अनवायबल हैं, राइट? तो ये उसकी किस नीति के अनुसार हो रहा है? सर BRI सर, BRI और चेक बुक डिप्लोमेसी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। मुझे ये बताइए कि आप बुंदेलखंड से आ रहे हैं, तो बुंदेलखंड 2 राज्यों के बीच में बटा हुआ है। आप वहाँ से आते हैं, आपने वहाँ की समस्याओं को भी देखा होगा, तो क्या एक नए राज्य की कल्पना की जानी चाहिए बुंदेलखंड के जिलों को मिलाकर? सर जैसा कि बुंदेलखंड राज्य के निर्माण की बात सर काफ़ी दिन से चल रही है और 2011 में सुश्री मायावती के टाइम इसको 4 भागों में बांटने की बात हुई थी। सर मैं मानता हूँ कि सर वर्तमान समय में नए राज्य बांटने से अच्छा है कि जो सरकार की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है उससे सर ग्राउंड लेवल पे किया जाए और जो भी सरकार और जनता के बीच में गैप आता है उसे कम किया जाए। और सर वर्तमान में तकनीक के समय में यह करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। अच्छा, तो नए राज्य आपको नहीं लगता कि 2 राज्यों में बटे होने की वजह से कोई बुंदेलखंड को कोई नुकसान हो रहा है? सर यह देखने में कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कि बुंदेलखंड रीजन की जो यूपी में GDP है वो लगभग 6% के एवरेज आती है, जबकि वहीं पश्चिम यूपी लगभग 50% के एवरेज में है। तो सर 2 भाग में बांटने के कारण सर कई बार ऐसे देखने में लगता है कि दिक्कत है, लेकिन सर मैं मानता हूँ कि सर ऐसा सर कोई मेजर प्रॉब्लम यह नहीं है, पॉलिसी की प्रॉब्लम सर ज़्यादा है सर। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है ऋतिक कि आपको क्रिकेट में भी रुचि है, आप ESR के विद्यार्थी भी हैं, तो अभी भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाना था, भारत ने मना कर दिया, जबकि हमारे विदेश मंत्री वहाँ होके आए हैं, हमारी कुछ और खेल की टीमें वहाँ गई हैं और जीत के भी आई हैं, पाकिस्तान की टीम भी भारत आती रही है। तो ऐसे में भारतीय टीम का वहाँ नहीं जाना आप कैसे देखते हैं, मतलब एज ए क्रिकेट प्रेमी की तरीके से और एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के तरीके से? सर जैसे कि इसमें एक पॉइंट यह आता है कि और खेल के लिए इंडिया से टीमें गई थी पाकिस्तान, जैसा लास्ट में कुछ गेम में दिखा था। लेकिन सर एक चीज़ हमें यह याद रखनी चाहिए सर, इंडिया में क्रिकेट सर एक बिल्कुल सर दिल का मुद्दा होता है सर, इसमें सर कोई भी व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। खासकर इंडिया पाकिस्तान का मैच तो ऐसे लगता है कि जैसे वाकई में सर कोई युद्ध हो रहा हो। तो ऐसे में सर इंडिया टीम को ना जाना सर मैं मानता हूँ ज़्यादा अच्छा है, और जो न्यूट्रल वेन्यू उसके लिए चुना गया है बाय ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है सर। ठीक है, धन्यवाद। ऋतिका पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस पसंद करते हैं, तो मुझे एक तो ये बताएं कि क्या कोई ऐसा साइंटिफिक फिक्शन आपने देखा या सुना उसके बारे में जो जब आया था तो फिक्शन के रूप में आया था लेकिन बाद में वो रियलिटी बन गया हो? जैसे कि सर क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात आती है कि आइंस्टीन नहीं मानते थे कि ऐसे कण सुपर पोजिशन स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि 2022 का नोबेल दिया गया था, इसके बाद लगता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है सर। आप मेरा प्रश्न समझ पाए? मेरा सवाल है कि आपने कोई साइंटिफिक फिक्शन पढ़ा हो, देखा हो, फिल्म या वेब सीरीज जिसमें कोई कॉन्सेप्ट था, उस समय लोगों ने उसको कल्पना समझा लेकिन बाद में रियलिटी में वो साबित हो गया? जैसे सर AI को लेकर दिखता है सर मुझे कि पहले ऐसा माना जाता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि AI के माध्यम से कोई वीडियो बना ली जाए या कोई चित्र बना लिया जाए या कोडिंग भी कर दी जाए, लेकिन सर जो अब दिखता है पॉसिबल है सर। किसी फिल्म में ऐसा देखा था आपने कि AI ने कोडिंग की? सर जैसे कि एक सर 2000 के आसपास सर मैट्रिक्स मूवी आई थी, उसमें था सर AI को लेकर मेजर सर। उसमें AI कोडिंग कर रही थी? सर न्यूरल नेटवर्क के द्वारा सर अपनी ही सर खुद सुपर इम्पोजिशन पोजीशन में आ रही थी सर AI इसमें। आपने एक फिल्म देखी है इंटरस्टेलर? जी सर। क्या है उसकी थीम, अगर बहुत सरल भाषा में समझाना हो तो? सर शुरुआत होती है सर कि पृथ्वी रहने लायक नहीं बचा है सर, तो इस संबंध में सर दूसरे ग्रह खोजना है, लेकिन लगातार सर फेमाइन की समस्या आ रही है कि खाने के लिए नहीं बचा है। तो एक मिशन जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो मिशन जा रहा है वो बाया बार्म होल एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा में जाके जाएगा और लोगों के रहने के लिए जीवन दिखाया जाएगा सर, उसी संबंध में है सर। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवाद को साइंटिफिक सोशलिज्म कहा था, उसमें साइंटिफिक क्या था? सर जैसे कि सर कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं हीगल से प्रभावित है। हीगल मानते थे कि विचारों के बाद दुनिया आई है, भौतिक अवस्था, लेकिन कार्ल मार्क्स का था कि नहीं, भौतिक अवस्था के बाद ही विचार आए हैं। एक तो वह सर वस्तु को मान के मानते थे सर, दूसरा वह यही भी कहते थे कि हमने एक पूरा हम आपको बताएंगे कि सिस्टम किस तरीके से बदला है, जैसे कि वो बात भी करते हैं दास व्यवस्था सामंत व्यवस्था, शायद उस संबंध सर ज़्यादा है सर। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है? तकनीकी निर्धारणवाद, सॉरी सर इसमें पॉलिटिकल साइंस में। नव मार्क्सवाद मार्क्सवाद से कैसे अलग है?
सर मार्क्स का सर जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिखता था वो इकोनॉमी को लेकर दिखता था, उसका बेसिक स्ट्रक्चर इकोनॉमी को लेकर होता था। जबकि जब नव मार्क्सवाद आया सर, उसका सर विचारों, अर्थव्यवस्था, राजनीति सबको सर वो देख के सर समान रूप से मानता है सर। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात कर रहे थे, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। क्या हाल है आपका? बढ़िया, मजा आया खूब? हाँ सर। कैसा लगा? अच्छा लगा सर। कितने नंबर आ जाएंगे? सर 190+। क्या बात है। और ये आपका पहला इंटरव्यू यूपीएससी में? जी सर। मॉक इंटरव्यू में कितने नंबर मिल रहे हैं जनरली आपको? जनरली सर सबसे ख़राब भी 170+ मिले हैं और अच्छे में 190 कुछ का आया सर। बहुत बढ़िया। तो ऋतिक, आपका लेवल तो सच में 190+ वाला ही है, लेकिन आज कुछ हमें ऐसा लगा आपको बताने वाली बातें हैं, जी सर। बताते हैं, ठीक है? आपकी एंट्री अच्छी है, एग्जिट अच्छा है, बैठने का तरीका भी अच्छा है, ड्रेस भी अच्छी, यही पहनेंगे बाहर? नहीं सर। वैसे टाई अगर चेंज कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या क्या चेंज करने वाले हैं आप? सर जस्ट कोट पैंट सेट, ग्रे कलर का है सर कोट पैंट। और टाई? टाई यही ले जा रहा हूँ सर। तो ग्रे कैसा है वो, लाइट या डार्क? सर लास्ट टाइम आप नहीं थे तब पहन के आया था। वैसे ग्रे पे ठीक लगेगी क्योंकि अभी ना हाँ मैच सर। कर रही है, मैच करने में तो अच्छी लग रही है, ठीक है? देख लेना उसको आप। जी सर। अब देखिए, ऋतिक आप हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी आपसे रेतु ये सब पूछना शुरू कर दे, उसमें आपका हाथ थोड़ा तंग था, है ना? एक बार देखिए, मॉक का पर्पस क्या होता है, तो आपको आइडिया हो जाए क्या क्या सवाल आ सकते हैं, वो पता लग जाए, है ना? तो जो जो सवाल आज पूछे गए हैं उन सब पे काम कर लीजिए। नंबर 1, आर्य आप लिखते हैं और आपने आर्य समाज आते ही घोषणा कर दी कि मैं तो आर्य हूँ ही नहीं। देखिए, आर्य सरनेम होने का मतलब यही माना जाएगा कि आप आर्य समाज को फॉलो करते हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने कभी आर्य समाज आपको ना ले गए हों या परंपरा में ज़्यादा ना हो, पर आर्य समाज तो आपसे पूछेंगे, ये मान के चलिए। उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती को, श्रद्धानंद जी हैं, उसके बाद हंसराज हैं, और पूरा डीएवी की जो पूरी चेन है वो उन्हीं की है। वो सब ठीक से देख लीजिए। पीएचडी का टॉपिक सच में नहीं मिला है या आप सोच के आए थे कि चाहे कुछ हो जाए मैं कह दूंगा, अभी शुरू नहीं हुआ? नहीं सर, ईमानदारी से नहीं मिला है सर, जस्ट ज्वाइन किया है सर। ठीक है, ठीक है। नेशन स्टेट जैसी धारणाओं को लेके ऐसा लगा कि आपने बहुत ठीक से इसको नहीं पढ़ा हुआ है। क्या ऐसा है? पढ़ा है, हो सकता है सर कोई पॉइंट मिस कर दिया हो। अच्छा, जो एग्जाम्पल जब देने की बात आई ना, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये सवाल बड़े बेसिक हैं। एक्सप्रेशन की जहाँ तक बात है, आपकी आवाज़ बुलंद है, आप लाइवली आदमी हैं, अच्छी बात है। जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक है वो आपकी आई कांटेक्ट है, जिसको आप अपनी शक्ति मान के चल रहे हैं। जैसे अब मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, अभी भी आप क्या कर रहे हैं कि बीच बीच में वहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं, है ना? किसी ने बताया होगा कि सबको देखना है, जिसने बताया उसने आपका कितना बेड़ा गर्क किया आपको पता नहीं। एक सिंपल उसूल मान के चलिए कि जिससे बात कर रहे हैं सिर्फ उसको देखना है और किसी को नहीं देखना है। बाकी 4 लोग जिंदा हैं कि मर गए हैं, आपको कोई मतलब नहीं इस बात से। इसी वाक्य में आपने 2 बार देख लिया, इधर भी देख लिया, उधर भी देख लिया। एकदम नहीं देखना है। जिससे बात कर रहे हैं सिर्फ उसको देखेंगे, किसी और को नहीं देखेंगे, भूल के भी। आपको लग रहा है कि आप शानदार काम कर रहे हैं, उससे आप भी परेशान हो रहे हैं, बाकी लोग भी इरिटेट हो रहे हैं आपसे। तो सिंगल आई कांटेक्ट, जिससे बात करनी है सिर्फ उसको देखना है, ठीक? जी सर। आंखें जो आई बॉल्स हैं, एक अगर वो घुमाना शुरू किया आपने, ये सब नहीं करना है। स्माइल आपकी बहुत सुंदर है पर कभी कभी ज़्यादा हो रही है। किसी ने आपसे कहा है कि हर प्रश्न में मुस्कुराओ, ऐसा नहीं। वही मुस्कुराना है जहाँ मुस्कुराने की वजह हो। बिना बात के कोई मुस्कुराए तो कैसा लगेगा? जी सर। है ना? जहाँ मुस्कुराने की वजह है वहाँ मुस्कुराएंगे, बाकी ठीक है, नॉर्मल रहेंगे, क्यों मुस्कुराएंगे? हैंड मूवमेंट आपका जो दायां हाथ थोड़ा ज़्यादा मूव कर रहा है, हो सके तो उसको बांध के रखें तो बेहतर रहेगा। और एक आखिरी बात यह कि आपके कुछ आंसर बहुत लंबे हो रहे हैं, थोड़ा छोटा करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। लंबे में खतरा क्या होता है कि कुछ दाएं बाएं बोल दिया, फंस गए। थोड़ा छोटा आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। फिक्शन रियलिटी वाला क्वेश्चन मैंने पूछा कि ऐसा साइंटिफिक फिक्शन जो बाद में रियल हो गया हो। देखिए, जब कोई मेंबर कोई ऐसा सवाल पूछे ना जो फैक्चुअल नहीं है, ध्यान से समझिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है। ऐसा ना हो कि 2-3 बार में उसको प्रश्न समझाना पड़े। अगर प्रश्न समझाने में मेहनत करनी पड़ेगी मेंबर को तो वो थोड़ा सा परेशान होते हैं।
एक ही बार में प्रश्न समझ के कोशिश कीजिए कि सही आंसर उसका आ जाए। मार्क्स वाला आपका ठीक था, नॉलेज आपकी ठीक है जनरली, जो डेफ है आपका वो थोड़ा कम तैयार है, जैसे ऋतिक हुआ, आर्य समाज हुआ, नेशन और स्टेट में हमें ऐसा लगा। लेकिन जनरली हम जो फील कर रहे हैं, बुलंद व्यक्तित्व है, स्मार्ट है, आप लाइवली हैं, एंगेज अच्छा करते हैं, थोड़ा स्माइल कम कर लीजिए, आई कॉन्टैक्ट 1 to 1 रखिए, और थोड़ा सा अपने डेफ को, अगले कब है आपका इंटरव्यू, 4 तारीख को, 4-5 तो 6 दिन अभी आपके पास है, 5 दिन है कम से कम, तो अगले 5 दिन में सारा काम डेफ पे कीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल आपका? सर आई कांटेक्ट मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ एक व्यक्ति को देखना, जब शुरुआत में मूव किए थे, बट बीच में फिर ऐसा हुआ, किसी ने बताया कि आप बहुत ज़्यादा एक ही व्यक्ति को देख रहे हैं, बगैर लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। इस चक्कर में सर मैंने देखना स्टार्ट किया, वरना मेरी नेचुरली सर एक ही व्यक्ति को देखने की है। वो नेचर सबकी वही है भाई, कोई सबको कैसे देख सकता है? सर वही सर, वो जिसने आपको सलाह दी ना, मतलब बहुत गलत किया आपके साथ, और दुख की बात है कि ये सलाह कई लोग दे रहे हैं, नहीं करना ऐसा, एकदम 1 to 1। मैं आपको थोड़ा सच बताऊं, जो 5 मेंबर्स हैं उनके लिए आपका इंटरव्यू लेना बहुत महान अनुभव नहीं है, आपके लिए बड़ा अनुभव है, उनके लिए तो दिन के 12 में से एक है। ठीक, मान लीजिए उन्होंने अपना सवाल पूछ लिया, अब ये निश्चिंत होकर आपको देख रहे हैं कि 20 मिनट तक आप हम सबका जवाब देंगे और ये आपको देख सकते हैं। अब जैसे इनको देखेंगे, इनको बहुत सजग होना पड़ेगा, चौकन्ना होना पड़ेगा, और कोई भी व्यक्ति बिना बात के सजग होना नहीं चाहता। तो जैसे ही आपने उनको देखा, वही परेशान हो रहे हैं कि भाई मुझे क्यों देख रहे हो, कि मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो जिससे बात कर रहे हैं उसको देखिए, वो सबके लिए कंफर्टेबल है, आपके लिए भी, मेंबर्स के लिए भी। ठीक है, कोई और दुविधा? नहीं सर, थैंक यू सर। है ना, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।